हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का 12th क्लास के अनसॉल्व पेपर। ठीक है, और इन अनसॉल्व पेपर में जो सबसे पहला सेट हम लेकर आज चलेंगे वो रहेगा सबसे पहला सेट नंबर 7, जिसका कोड आपका क्या है, FZ। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 450 ml सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml जल में घुला है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई M इक्वल टू W/M इंटू V। ठीक है, अब यहाँ पर W की वैल्यू, W होता है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है भाई इसमें, 5 ग्राम NaOH। तो स्मॉल W की वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई, 5, यानी इधर पहले वैल्यू लिख लेते हैं, स्मॉल W 5 हो जाएगा। स्मॉल M की रिक्वायरमेंट है, ये मॉलिक्यूलर मास होता है किसका, सॉल्यूट का। तो NaOH का अगर मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 23 + 16 + 1, ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40। तो इधर हम रख लेंगे कितना भाई 40 इंटू V, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 450 ml। तो ये भाई 450 ml आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम को हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.45 लीटर आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 0.45 लीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर लो, फिर 5 से इसको कट कर लो, 5 10 जा और 5 9 जा, अगेन 2 2 जा और 2 5 जा। तो ये बचा 5/18। अब 18 से 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पॉइंट लगा लो भाई, जीरो बढ़ा लो, 2 टाइम जाएगा, 4 हुआ, यानी कि 1। पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा लो, अब कितनी बार जाएगा, 6 7। ये हुआ 4 और इधर हुआ कितना भाई 3, यानी कि 14 अगेन। फिर ये आपका 0.277, यानी कि क्वेश्चन जो सबसे पहला आपका है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन K3C2O4 का होल थ्राइस। अच्छा, इसमें दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। देखो ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होगा आपका, ये K3CO C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कोबाल्ट जो है वो टाइप नहीं हो पाया है। तो देखो भाई, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कोबाल्ट को हम अननोन वैल्यू मान लेंगे, X मान लेंगे, और अदर जो आपके एलिमेंट्स हैं इनके वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, तो 3 है, 3 इंटू +1 हम रखेंगे भाई, प्लस कोबाल्ट को X मान लो, प्लस ऑक्जिलेट के ऊपर डबल माइनस चार्ज होता है, तो 3 इंटू -2 हम करेंगे, इक्वल में क्या कर लेंगे 0। तो कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए हम इक्वल में क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, 3 + x - 6 = 0। तो x - 3 = 0, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट इन विच वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन नॉट फाउंड इज। ऐसा संक्रमण तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसमें भाई 4 एलिमेंट दिए गए, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्कैंडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d1 4s2 होता है, 4s2। ठीक है, अब इसके पास डी के पास एक ही
इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, तो सिर्फ एक, यानी सबसे पहला एलिमेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अदर लॉस नहीं कर पाता, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो जनरली +1 ही होगी, यानी सिर्फ एक शो करता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द कंपाउंड हैविंग मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ इज, यौगिक जिसमें क्षार की प्राबल्य सबसे अधिक है। अच्छा, जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3NH2, CH3 का होल थ्राइस N और NH3, ये सब भाई एमीन्स हैं, और एमीन में क्षारकता का जो क्रम होता है, ठीक है, एमीन में, तो अगर देखा जाए एमीन में क्षारकता का क्रम, तो सबसे कम जो क्षारकता होती है भाई अमोनिया की होती, इससे ज्यादा जो क्षारी होता है ये 1 डिग्री अमीन होता है, और उससे ज्यादा क्षारी आपका 3 डिग्री होता है, और इससे ज्यादा आपका 2 डिग्री होता है। ठीक है, तो भाई हम इसमें देखेंगे कौन सबसे ज्यादा क्षारी, क्या मतलब इसमें 2 डिग्री अमीन है क्या कहीं। तो पहला आपका CH3 का होल ट्वाइस NH, ये आपका 2 डिग्री अमीन है। CH3NH2 ये आपका भाई 1 डिग्री अमीन है, ये अमोनिया, और ये आपका 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH, क्योंकि ये आपका भाई 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा भाई, द कंपाउंड विच इज नॉट ए डाइसैकेराइड। ठीक है, अब इन ऑप्शन में आपको देखना है कि डाइसैकेराइड भाई कौन नहीं है। सबसे पहला है भाई सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो अगर सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज, तो सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको देता है क्या, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। हाइड्रोलिसिस पर, ऑन हाइड्रोलिसिस आपको 2 मेंबर देता है मोनोसैकेराइड के, यानी एक ऐसा भाई शुगर है, ये डाइसैकेराइड है। दूसरा मेंबर कौन है भाई आपका, सेलुलोज, या हम लैक्टोज ले लेते हैं पहले। तो लैक्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज देता है। ठीक है, माल्टोज की अगर बात करें, माल्टोज तो एक मॉलिक्यूल ये देगा भाई, एक मॉलिक्यूल क्या है, बोथ मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्रोवाइड करता है। तो इन सभी में देखो 2-2 मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं मोनोसैकेराइड के ऑन हाइड्रोलिसिस। सेलुलोज की अगर बात करें तो सेलुलोज जो आपका है ये भाई पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको n नंबर में बहुत सारे आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा सेलुलोज। इसमें और बेसिक एमाइलोपेक्टिन भी होता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ग्लूकोज ही मिलेंगे। तो सेलुलोज भाई है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और आपका जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें ढूंढना है कि कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। तो ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये तो डाइसैकेराइड हैं, लेकिन सेलुलोज नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई सेलुलोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर भाई आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइडेंटिफाइड बाय टॉलरेंस रीजन। टॉलरेंस रीजन किसकी पहचान कराता है, सिंपल सा आपका एल्डिहाइड की पहचान कराता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल वाज मिक्स्ड इन 450 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। किसकी गणना करना भाई, बुलेन के हिमांक में अवनमन। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला आता है आपका m = 1000 × kf × स्मॉल w अपान डेल्टा TF × कैपिटल W। ठीक है, तो पहले हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए बुलेन के हिमांक में अवनमन ज्ञात करने के लिए डेल्टा TF निकालना होगा। तो अगर हम इसको इधर ले लें डेल्टा TF = तो हो जाएगा 1000 × kf × स्मॉल w अपान स्मॉल m × कैपिटल W। अब ये सारी वैल्यू ले लेते हैं भाई।
सारी वैल्यू अगर ले लें तो यहाँ पर देखो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा बाहर सॉल्यूट 30 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये हो गया भाई 30। और स्मॉल एम की भी रिक्वायरमेंट है। एथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, एथाइलिन ग्लाइकॉल आपका CH2OH, CH2OH, ठीक है। अगर इसका मोलर मास निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 × 12, 2 कार्बन है प्लस 2 2 4 6 हाइड्रोजन है, 6 × 1 प्लस और 2 ऑक्सीजन है 2 × 16, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 6 प्लस 32, 32 कितना हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 70 एथाइलिन ग्लाइकॉल। 12 दूना 24, ये भैया गड़बड़ हो रहा था वही तो। देखो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, ठीक है। तो 24 और 6 30 और 32 कितना हो जाएगा भाई 62, ठीक है 62। अब क्या बचा, अभी बचा भाई कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट यानी 450, ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। केएफ तो केएफ होता है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है भाई, ये होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी मोलर अवनमन स्थिरांक किसका, विलायक का, ठीक है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट इसमें क्या है भाई, वाटर है, वाटर के लिए केएफ की वैल्यू 1.86 होती, सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो ये जाएगा 1000 इंटू 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू यानी कि 30 अपॉन स्मॉल एम यानी कि 62 और कैपिटल डब्ल्यू 450, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे अगर हम इसको, तो देखो भाई पहले तो आप पॉइंट रिमूव कर दो और 2 जीरो बढ़ा लो नीचे की तरफ, अब 3 जीरो आप कैंसिल आउट कर दो 1 2 3, ठीक है। अब इसको 5 से कट कर लो, 5 9 जा और 5 6 जा, ठीक है। फिर 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 3 से इसको कट कर लो, 3 6 18 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 31 31 से इसको कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भाई आ गई आपकी 2, ठीक है। यानी डेल्टा टीएफ की जो वैल्यू आई है ये आ गई 2। ये विलयन के हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। दूसरा कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, आपके सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के लिए जो आप डेल्टा टीएफ पढ़े हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट का क्या होता है ज्यादा होता है और सोल्यूशन का क्या होता है भाई कम होता है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है कम, ठीक है, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है लेकिन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भाई कम होता है। तो ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट या सॉल्वेंट, एक सेकेंड, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम तो हम मानेंगे टी नॉट माइनस टी। अब यहां पर टी नॉट देखो है क्या, टी नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको मिल चुकी कितनी 2, और आपको कैलकुलेट करना था सॉल्यूशन के लिए
तो टी फाइंड करना था, टी नॉट की वैल्यू, टी नॉट आपका जो क्या होता है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो इसमें क्या वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस माइनस आपका टी, तो इधर अगर इसको लाओगे तो 2 + 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो 2 प्लस इसमें हम 273 क्या कर देंगे भाई 0 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये किसमें आ जाएगी, ये भाई फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी T = 275 केल्विन, ठीक है, ये आपकी फाइनल वैल्यू T = 275 केल्विन आ जाएगी, ठीक है। अब उसी के नीचे क्या कह रहा है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग, कौन सा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड उसके साथ साथ मोलरिटी, दो आपको डिफाइन करना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपका मोल्स का रेशियो होता है वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देख लें मोल फ्रैक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी विलय के एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन के दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात जो होता है वही मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई, मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल्स को अगर हम वन कंपोनेंट यानी सोल्यूट के मोल्स को स्मॉल एन मान ले तो नीचे बहुत सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो जाएंगे, तो ये n प्लस कैपिटल N हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब अगर मोल्स आपको पता है, मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको स्मॉल w अपॉन स्मॉल m लिख लें, और कैपिटल N को अगर हम कैपिटल W अपॉन कैपिटल M लिख लें तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं भाई स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, इसके लिए भी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको मोलैलिटी के बारे में भी बताना है, मोलैलिटी क्या होती है। तो मोलैलिटी जो होती है ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलैलिटी यानी मोललता कहलाती है। तो अगर मोलैलिटी की बात करें भाई, मोलैलिटी, मोलैलिटी यानी मोललता, तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। तो भाई मोलैलिटी के लिए अगर जनरल फार्मूला अगर देखें, मोलैलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास को किलोग्राम में लोगे तो फिर यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर मास को आपने ग्राम में लिया तो इसको हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब विलय के मोलों की संख्या और मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब विलायक का भार। ठीक है, इसके बाद में भाई अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या जाता है, व्हाट इज लेंथेन एट कॉन्ट्रैक्शन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ लेंथेन एट कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो भाई लेंथेन एट कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेन एट आकुंचन होता क्या है। लेंथेन एट सीरीज में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, लेंथेन एट सीरीज में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो उनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होती है, जिसको हम कहते हैं परमाणु या फिर आयनिक त्रिज्याओं का जो मान होता है वो लगातार घटता है। परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं, लगातार घटती हैं, कम होती हैं। ठीक है, डिक्रीज होती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इसी को कहा जाता है क्या, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट आकुंचन। ठीक है, लेंथेनाइट आकुंचन के प्रभाव की अगर बात करें तो लेंथेनाइट आकुंचन के कारण, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो वेरी करता है, और साइज वेरी करने के कारण उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत सारी बदल जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। और उन प्रॉपर्टी में अगर बात करें तो ये जो एलिमेंट आपके डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही होता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो आपके अलग अलग वर्ग में पाए जाने वाले, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में पाए जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं, अलग अलग ग्रुप में पाए जाने वाले, तो उनका जो एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, उनका जो एटॉमिक साइज होता है ये लगभग में बराबर हो जाता है। ठीक है, लगभग में बराबर हो जाता है, किसके कारण, इसी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, FeNH3 का होल प्लस CnO4 के ज्यामितीय समूहों की संरचना दिखाइए। ठीक है भाई, तो देखो आपको कंपाउंड दिया गया है FeCN का होल, FeNH3 का होल ट्वाइस CN का होल 4 माइनस, इसकी ज्यामिति जो समानता होती है इसको हम ज्योमेट्रिकल समानता कहते हैं। इस ज्योमेट्रिकल समानता को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जनरली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप सिस ट्रांस भाई कैसे पहचानते हो, सिस ट्रांस सिस हम उसको बोलेंगे जिधर हमको नियरर ग्रुप किसी मेटल के साथ मिलेंगे सेम ग्रुप, और अगर अपोजिट एंड पर सिमिलर मिल रहे हैं या डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, जनरली ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड आपका दिया गया क्या है, कंपाउंड दिया गया है आपका Fe, कंपाउंड दिया गया है भाई आपका FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 होल 4, ठीक है, माइनस ये कॉम्प्लेक्स आपका है। तो इसको देखो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 6 आपके इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी अष्टफल की होगा ये, तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर में आयरन हो जाएगा और इसके साथ 6 लिगैंड पहले हम लगाएंगे। पहले साइनाइड लिगैंड हम क्या करेंगे भाई, पास पास लगा देंगे जितना नियरर हो सके। ठीक है, 1 2 3 और 1 ये 4, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक कर देंगे NH3 और एक यहां पर कर देंगे NH3। सेम लिगेंड आपके एकदम सिमिलर पोजीशन पर हैं, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होगा ये सिस फॉर्म कहलाएगा। और इसको आप
सेम लिगेंड को अगर हम डिफरेंट जितनी डिस्टेंस पर भेज पाए, ठीक है, जैसे अमोनिया के लिगेंड को हम ट्रांसफर कर दें यहाँ पर, तो देखो एक नया स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये भाई आपका CN होगा, ये भी आपका CN होगा, ये भी आपका CN, ये भी आपका CN, लेकिन इस अमोनिया को हम ट्रांस लिगैंड के स्थान पर फिक्स करेंगे। ये ट्रांस लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो ये भाई ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉग्नाइज ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर्म बाय फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, इसके मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समूहों को पहचानना है। ठीक है, तो भाई देखो तो कंपाउंड आपको दिया गया है कौन सा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है। मान लो इसको हम Cl2 के साथ रिएक्ट करा दें, मान लो पहले हम इस हाइड्रोजन को इसके साथ रिप्लेस करा दें। ठीक है, तो ये कंपाउंड देगा आपका CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, पहला ये कंडीशन माइनस HCl में कर लेंगे। दूसरा अगर देखें CH3 CH2 CH2 CH3, अब की बार मान लो सेकंड हाइड्रोजन को हम क्या करें, क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कराएं, तो देगा CH3 CH2 CH2 CH3। सेकंड वाले को कर रहे हैं तो मतलब कि यहां से एक हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा CHCl। ठीक है, तो पहला जो कंपाउंड बना ये बना आपका 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा बना आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो इस क्लोरीन को अब इस वाले हाइड्रोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करें, तो अगर इसके द्वारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर काउंटिंग हमको इधर से करनी पड़ जाएगी, और जब इधर से काउंट करेंगे तो फिर ये सेकंड पर आ जाएगा, सेकंड पर आएगा, इसका मतलब 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। अगर मान लो इस क्लोरीन को हम इस CH3 के हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कराते हैं, हाइड्रोजन हटाएंगे क्लोरीन ऐड करेंगे, तो फिर हमको यहां से काउंट करना पड़ेगा। जब हमको यहां से काउंट करना पड़ेगा तो आपको पहला मेंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि जो आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन का जब मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हम बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 आइसोमर ही मिल पाएंगे बस। ठीक है, इससे ज्यादा आपको आइसोमर नहीं मिल सकते। ठीक है, अब इसके बाद में भाई अगला क्वेश्चन इसी का है, फिनॉल शोज एसिडिक प्रॉपर्टीज बट एथेनॉल इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, एक्सप्लेन विथ रीजन। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। ठीक है, तो देखो इसका भी जो रीजन है एकदम सिंपल सा रीजन है। फिनॉल अगर देखा जाए तो भाई ये फिनॉल है, ये इजीली प्रोटॉन का लॉस कर देता है, और प्रोटॉन का लॉस करके ये फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। अगर मान लो इसको हम कुछ ऐसा लिख दें, ठीक है, ये क्या बना लेता है, ये भाई फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। अब जब ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है तो उसके जो लोन पेयर होते हैं इसकी पूरी रिंग में क्या होते हैं भाई, घूमते हैं।
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको घूम करके इसको ज्यादा स्टेबल बना देता है, और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के कारण फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, यानी ये बहुत ज्यादा अम्लीय कैरेक्टर, ठीक है, शो करने लगता है। जबकि अगर एथिल अल्कोहल की बात करें तो एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, ये भी प्रोटॉन का लॉस करता है, और ये क्या बनाता है, बनाता है C2H5O माइनस Naethoxide आयन, लेकिन ये अनुनाद या रिजोनेंस नहीं दिखा पाता है, और रिजोनेंस ना दिखाने के कारण ये अपने को ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाता है। इसलिए फिनॉल के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम एसिडिक होता है, या फिर हम फिनॉल की तुलना में इसको उदासीन कह सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में भाई कहां गया, तो क्वेश्चन आपके कितने हुए, क्वेश्चन नंबर कुछ ऑप्शनल आपके हुए हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों आपका सेट हो गया है, और फिर उसके बाद में 3 का सी आ जाता है। सी कह रहा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो अंतर स्पष्ट करने में कौन कौन सा, एल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो देखो एल्डिहाइड अगर देखा जाए, एसिटल्डिहाइड जो दिया गया है, एसिटल्डिहाइड, ये भाई एक एल्डिहाइड सीरीज का या एल्डिहाइड श्रेणी का यौगिक है, ठीक है, और जबकि एसीटोन, एसीटोन क्या है, एसीटोन आपके कीटोन श्रेणी का यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है। उसके साथ साथ जो एल्डिहाइड होते हैं ये कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन कौन सी, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, एज लाइक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और जबकि एसीटोन जो होता है ये कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आया था भाई एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में अगर देखा जाए एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन में क्या है, अगर हम कुछ इस तरीके के कंपाउंड की बात करें तो ये आपका एसिटोफिनॉन है, और ये जो आपका कंपाउंड है ये बेंजोफिनॉन, ठीक है। इसको हम एसिटिल बेंजीन भी कह सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में क्या है भाई, कार्बोनिल ग्रुप है। उसके साथ साथ कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्शंस होंगे बहुत शो करेंगे, लेकिन इसके साथ लगा हुआ जो आपका कार्बन, उसके साथ भाई अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलते हैं, और यहां पर आपके अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने के कारण जो अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, वो ये आपका बेंजोफिनॉन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है भाई, एब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है। उसके बाद में भाई आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बहुत ही सिंपल होते हैं भाई। न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है जब आपका नाइट्रोजनस बेस एंड इसके साथ साथ एक आपका कोई पेंटोज शुगर जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब आपके नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और
फास्फोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है या ऐड किया जाता है तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में देखा जाए, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना होता है किसके द्वारा? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। और जबकि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड सॉरी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में मिलता है क्या? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर को कुछ हम इस तरीके से शो करेंगे। हमें पहले कोई शुगर लेना है और शुगर के साथ एक हमको नाइट्रोजनस बेस दिखाना है और उसी के साथ हमें फास्फोरिक एसिड ऐड करना है। तो भाई जैसे मान लो ये हमने कोई पेंटोज शुगर ले ली, आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती। तो एक हमने लगा दिया शुगर के साथ बेस, तो ये भाई न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब की बार हमने भाई शुगर लिया, इसके साथ एक बेस लगाया, ये भी न्यूक्लियोसाइड है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे फास्फोरिक एसिड। तो भाई ऐड कर दो फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। ये अब ये जो बना है बन गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई डिफाइन सोल्यूशन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज मे द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन बी एक्सप्रेस्ड। विलयन को परिभाषित कीजिए, किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो विलयन सिंपल सा है भाई, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कंपोनेंट कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन के बेसिक क्या होते हैं भाई? दो कंपोनेंट होते हैं। जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के भाई दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन जो आपका है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। विलयन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है भाई विलय और दूसरा होता है विलायक। विलायक यानी कि सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इसी का कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से मेजर कर सकते हो। बहुत सारी विधियां आती हैं, जैसे कि भाई आपका मोलरता हो गया, मोलरता यानी कि मोलरिटी, मोलरिटी। दूसरा भाई नॉर्मलता हो गया यानी कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। तीसरा आपका फॉर्मलता हो गया यानी फॉर्मेलिटी। फिर आपका मोललता हो गया, मोललता यानी कि मोललिटी, मोललिटी। और आपका मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन।
ये आपके कुछ मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को क्या करते हैं भाई, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन चैप्टर में आप अच्छी तरीके से पढ़ भी लिए होंगे। मोलरिटी क्या होती, मोलरिटी आपकी होती मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलय के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। नॉर्मलता, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। एंड उसके साथ साथ अगला अगर देखा जाए फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी जो आपका होता है ये किसी विलयन के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन की फॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है, द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर आपकी मोलरिटी आ जाती है, यानी मोललता, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। ठीक है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन अभी जस्ट हमने बताया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज, किसी विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन the moles of solute present in the moles of one component of solution and इसके साथ साथ both component of solution के moles का जो रेशियो निकल करके आता है। ठीक है, the ratio between one component of solution and the total component of the solution is called mole fraction। ठीक है, तो mole fraction को अभी जस्ट हमने रिसेंटली भी बता भी दिया कि भाई mole fraction आपका क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ भाई इस सीरीज को, इस क्वेश्चन को हम यहीं तक रोकते हैं। फिर आगे जो रिमेनिंग बचा हुआ आपका आंसर है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके।